तो ये वाली चीज़ थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल और कह सकते हैं क्रिटिसिज्म दिलाने वाली हो गई। अभी आपको पता है जो व्हाइट सिक्स है उन्होंने कैसे अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, उनकी वजह से जो स्टोरी लाइन है वो कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, जो अंकल हाउडी वाली स्टोरी लाइन का हम लोग वेट कर रहे थे। अभी ये वैसे तो पुरानी है, लेकिन ये जब अंकल हाउडी ये पूरे व्हाइट सिक्स आई थी उसके बाद ही ठीक आई थिंक 1-2 दिन के अंदर ये फ़ोटो और आती है, जहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट सिक्स के सारे बंदे हैं जो कि एक फ़ैन के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो निकी क्रॉस, साथ में फिर बो डैलेस हैं और जो गेसी, एरिक रोवन, ये सारे लोग हैं व्हाइट सिक्स के। और लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ऐसे बोल के कि भाई तुम इतना मतलब जो सबसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए गिमिक, तुमने उसी को सिर्फ एक फ़ोटो की वजह से बाहर निकाल दिया। मतलब कि तुम क्या अपनी स्टोरी लाइन के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करते। तो इसके ऊपर उनको क्रिटिसिज्म मिला। काफ़ी सारे इवन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया है। आई थिंक मार्क हेनरी ने कुछ कमेंट किया बूगी मैन के बारे में, अंडरटेकर के बारे में कुछ बोल रहे थे वो कि कैसे वो उसको मेंटेन करके चलते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, जब तुमको केफेब को अलाइव रखना चाहिए उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम वही नहीं कर रहे। तुम ऐसे मजे में जाके सिर्फ एक फ़ैन के लिए फ़ोटो खिंचवा दे रहे हो। तो ये इसके ऊपर आपका क्या टेक है मुझे आप ज़रूर बताना। बट मेरे ख्याल से मैंने तो दोनों साइड इतनी देख ली है कि अब मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि पता है वो चीज़ वैसे ही है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ये बात मैटर करती है। बाकी आप बताना आप क्या सोच रहे हो इस बारे में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और वैसे हम डब्ल्यूडब्ल्यूई को बोलते हैं, मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते नहीं है वो बोलते हैं तो भाई फेक शो है। फिर जो हम डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हैं हमको पता है ये स्क्रिप्टेड शो है, हम उस स्टोरी लाइन के लिए चीज़ों को एंजॉय करते हैं। बट ट्रिपल एच ने एक ऐसी बात बोल दी है जो कि आप हर एक उस बंदे को बोल सकते हो जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में आपसे सवाल पूछता है। और ये अपने आप में बोलूँगा कहीं बोल्ड स्टेटमेंट भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विंस के टाइम में कोई ऐसी बात बोली जा सकती थी। तो ट्रिपल एच बोलते हैं कि हम किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखते हैं, वी आर नॉट अ स्पोर्ट। ये चीज़ ट्रिपल एच ने क्लियर कर दी। और वो जो एग्जैक्ट बात बोलते हैं वो कहते हैं वी आर अ मूवी अबाउट अ स्पोर्ट और अ टीवी शो अबाउट अ स्पोर्ट। यानी कि हम एक सिर्फ प्रोग्रामिंग है जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर है, ना कि हम स्पोर्ट्स होने के बाद एक प्रोग्रामिंग है। आई होप मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया होगा। मतलब सिंपली वो ये कह रहे हैं कि हम एक मूवी या फिर टीवी शो है जो कि एक स्पोर्ट के बारे में है, हम कोई स्पोर्ट नहीं है। तो ये एक डिफरेंस जो है क्लियर करके ट्रिपल एच ने बता दिया है। और ये वाला माइंडसेट हमको ये भी बताता है क्लियर ट्रिपल एच का कि वो आने वाले टाइम में किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्ट को भी लेके जाने वाले हैं। स्पेशली अभी नेक्स्ट ईयर से नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ आने वाली है, तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो अब तक उसकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो लाइफ रही है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड हो सकता है, क्योंकि वो उस तरीके की चीज़ है। स्पेशली उसमें मनी भी इन्वॉल्व है, तो जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाती है फिर आपको पता है चीज़ें कैसे होती है। जैसे सऊदी अरेबिया के शोज़ की बात करें, शुरू में पता नहीं था, वो शोज़ बस ऐसे ही हो रहे थे, लेकिन उसके बाद अब सऊदी के शोज़ को भी उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट बनाना शुरू कर दिया। स्पेशली ट्रिपल एच ने वो जो बैलेंस बनाया है पैसे के लिए बिक जाने का और साथ में अच्छी चीज़ फैंस को भी दिखाने का, तो वो एक परफेक्ट चीज़ लगती है। तो आप इस तरीके से आप डब्ल्यूडब्ल्यूई को देख सकते हो, जो कि ट्रिपल एच के भाषा में खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट बेकी लिंच की एक पिक्चर है और इस पिक्चर में आप देख सकते हो बेकी लिंच काफ़ी अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइम ऑफ पर वो हैं। इवन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पे आप उनका काफ़ी रिप्ड लुक देख सकते हो। अब देखो, वैसे मैं चाह तो नहीं रहा इसके बारे में कुछ कमेंट करूँ, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा प्रेफर करता हूँ कि वो जो बेकी लिंच का द मैन वाला कैरेक्टर था जिस टाइम पे वो इन्वेड किया था उन्होंने स्मैकडाउन की टीम से रॉ में, उस टाइम पे जो फैट परसेंटेज और मसल मास के साथ ही बेकी लिंच, मुझे वो ज़्यादा बेटर लगती थी हमेशा से ही। बट अभी वो ज़्यादा ही रिप्ड हो गई है। बट खैर ये उनकी पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि बेकी लिंच तो हमेशा बेकी लिंच ही रहेंगी। उनकी जो माइक स्किल्स है, उनकी जो रेसलिंग एबिलिटी है, उस पर इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है कि वो उस टाइम पे किस टाइप की बॉडी कंडीशनिंग में है। तो ये बेकी लिंच की रिसेंट पिक्चर है और लग रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है। अब रिटर्न के बारे में तो देखो भी उनके बारे में कुछ खास मेरे पास बोलने के लिए है नहीं। नेक्स्ट एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ है और डाइजैक एनएक्सटी के सुपरस्टार हैं, बहुत सारी बातें मैं आपको इनके बारे में बताता रहता हूँ। बड़ी अजीब चीज़ हुई इनके साथ और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू नहीं किया अपना। इन्होंने पूरे ट्विटर अकाउंट पे एक फ़ोटो डाली है जिसमें पूरी चिट्ठी सी है। चिट्ठी है मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके साथ नेगोशिएट नहीं किया है और वो बुकिंग्स लेने के लिए तैयार हो गए हैं बाकी और शोज़ के लिए, प्रमोशन के लिए। और यहाँ पे जब मैंने नीचे देखा तो मुझे देखा कि उन्होंने ऑल एलिट रेसलिंग को भी टैग किया है, उन्होंने TNA को भी टैग किया है, उन्होंने टोनी खान को भी टैग किया और उन्होंने NJPW को भी टैग किया हुआ है। तो ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि डाइजैक तो भाई मतलब डाइजैक तो ऐसे
WWE के पूरे एसेट लगते थे मुझे NXT के, लेकिन पता नहीं WWE उनके साथ क्यों जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू नहीं किया। यहाँ पे डाइजैक फिर ये भी लिखते हैं कि अब उनको ये एक और रीज़न देता है लोगों को प्रूव करने के लिए। मतलब बहुत सारे मुझे तो अभी ऐसे नाम लग रहे हैं जो कि WWE वैसे भी यूज़ नहीं करती, लेकिन वो स्टिल WWE कंपनी में है, हो सकता है वो बाद में रिलीज है। लेकिन डाइजैक का ये निकलना थोड़ा सा शॉकिंग है। मैं चाह रहा था वैसे मेन रोस्टर में भी आने वाले टाइम में, क्योंकि उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। इवन इसी वाले ट्वीट के ऊपर भी अगर देखें तो फैंस का रिएक्शन और जो इंगेजमेंट रेट उन्हें मिला है वो बहुत अच्छा है। तो देखते हैं अब डाइजैक के साथ फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे भाई उनके साथ सब कुछ बढ़िया ही हो। अभी कल परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था वाइट 6 के ट्विटर अकाउंट के बारे में, जहां पर उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमको नजरें रखनी है, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक बड़ा अजीब सा क्रिप्टिक साइड ट्वीट आता है जहां पे पहली लाइन में लिखा हुआ है, पूरा मिला के है, सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे इसको, एक वर्ड ही बोलेंगे क्योंकि सब मिला दिया, कि हाउ डिड इट फील व्हेन योर ब्रदर डाइड, उसके बाद हाउ डिड इट फील व्हेन यू डाइड, हाउ डिड यू फील व्हेन यू, और उसके बाद वो इनकम्प्लीट होते होते एंड में आता है हाउ डिड यू, और एंड में आता है वो हाउडी, और उसके बाद फिर आप इसे जोड़ सकते हो अंकल हाउडी से। अब देखो ये तो मैं बिल्कुल भी डिकोड नहीं कर सकता, क्योंकि अंकल हाउडी की वैसे भी कोई चीज़ किसी से डिकोड नहीं होती, इसलिए मैंने ये जो सारे रूमर्स QR कोड्स थे उनके ऊपर भी अटेंशन देनी छोड़ दी थी, क्योंकि पता है वो चीज़ जब होनी है तो हो ही जाएगी। हाँ, लेकिन वो होगी तब जब मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा था उस टाइम पे, बट खैर कोई बात नहीं। अब ये ऐसे टीजेस को रख रहे हैं लगातार, और इसके साथ साथ एक वीडियो और है जहाँ पे आप फोटोज़ के थ्रू आप देख सकते हो, एक 2017 का ब्रे वाइट का इंटरव्यू है जहाँ पे वो बो डैलस के बारे में बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम लोग हमेशा से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम दोनों साथ में आके एक स्टोरी लाइन देंगे, और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि बो डैलस ऐसा बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, वो बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन डेफिनेटली एट सम पॉइंट ये स्टोरी लाइन होगी जहाँ पे मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ होंगे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ होनी शुरू भी हो गई थी अंकल हाउडी, और आपको पता है ब्रे वाइट वाले सेगमेंट हमने देखे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आपको पता है ब्रे वाइट के साथ क्या चीज़ हुई, और अब ब्रे वाइट तो है नहीं, लेकिन उनकी स्टोरी को कंटिन्यू किया जा रहा है। और ये हमने वो VHS वाला जो मंडे नाइट रॉ में टेप दिखाया था उसमें भी कहा था कि उसमें कह रहे हैं कि क्या तुम अपने ब्रदर की लेगेसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो उसमें भी उस चीज़ से भी हमको क्लियर पता चलता है कि इनका एक्चुअल में शुरुआत से ही ऐसा प्लान था। लेकिन वो ये WWE में सारी चीज़ें क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होता हर किसी के पास, और उस टाइम पे वैसे ही माहौल अलग था, अब जाके चीज़ हो रही है। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ब्रे वाइट अब इस टाइम पे है नहीं, तो सोचो अगर ब्रे वाइट भी होते तो शायद वो कितनी इंटरेस्टिंग और स्टोरी लाइन बन सकती थी। नेक्स्ट बात करते हैं RK ब्रो के बारे में, रैंडी ओर्टन और रिडल के बारे में। और ये मत बोलना कि रिडल को WWE में देखना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि रैंडी ओर्टन तो देखना चाहते हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में, वैसे अभी मैं एंड में एक चीज़ आपको बताऊंगा जो कि हो सकता है जो मैं आपको सारी बातें बोल रहा हूँ वो गलत ही हैं। तो रिडल ये बोलते हैं कि रैंडी ओर्टन हमेशा मेरे से पूछता है कि क्या मैं WWE में दोबारा से वापस आऊँगा तो कब आऊँगा, तो मैं उसका जवाब देता हूँ मे बी वन डे, क्योंकि इस समय मैं अपनी बाकी चीज़ों में ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे बच्चे में मतलब उनका किड भी हुआ है रिसेंटली, तो उन सारी चीज़ों में वो बिजी हैं। अब ये रैंडी ओर्टन ने बोला है ऐसा रिडल बोल रहे हैं, और ये एक इंटरव्यू के अंदर बोला है। और रिडल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कौन से अलग नशों में चल रहे होते हैं, तो मुझे नहीं, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता पूरी तरीके से कि क्या रिडल ने जो बातें बोली रैंडी ओर्टन के बारे में वो एक्चुअल में सच है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, रैंडी ओर्टन की ये बात मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ कि उन्होंने बोला कि WWE के अपने सारे रन में जितनी मैंने स्टोरी लाइन दी, सबसे ज़्यादा अगर मैंने इन्जॉय किया है तो मैंने वो मैट रिडल के साथ किया है। तो फिर इस बात पे फिर वैसे भी बिलीव किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको दोनों साइड बता दी कि रिडल किस टाइप के बंदे हैं और रैंडी ओर्टन ने पास्ट में उनके बारे में क्या बात बोली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर शायद रैंडी ओर्टन तो रिडल को वापस से WWE में देखना चाहते हैं। शेमस के भाई 15 साल पूरे हो चुके हैं, और 15 साल कब हो गए ये तो पता ही नहीं चला। यहाँ पे आप देख सकते हो WWE ने 15 साल जो एनिवर्सरी है उसको वो एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन शेमस ने खुद उस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए लिखा 15 ईयर्स ऑफ बैंगर आफ्टर, और उसके बाद नीचे में बैंगर आफ्टर बैंगर ही चल रहा है। तो शेमस का करियर वैसे बहुत सही रहा। अब मैं दोबारा से उनको देखना, मिड कार्ड टाइटल नहीं भाई, मेरे को तो चाहिए कि उनको एक वो बेबी फेस बना के, वो 2012 वाला शेमस, 12-13 वाला शेमस मुझे बहुत पसंद था भाई। उस टाइम पे जो सारा सपोर्ट उनको मिलता था, तो मेरे हिसाब से तो क्लियरली वर्ल्ड टाइटल मटेरियल भी हैं। लेकिन शायद WWE को मुझे ऐसा लगता है उनकी नज़र में थोड़े सा आउटडेटेड लगते हैं, इसलिए शायद WWE कुछ बहुत खास उनके साथ करती नहीं है। मतलब इनके पास तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को ही वो चेस कर रहे हैं, अब जल्दी से मिल जाए तो कुछ अच्छी बात बन जाए। कल वाली वीडियो में मैंने आपको रोमन रेंस के बारे में बताया था कि उनके हॉस्पिटल में विजिट हुए थे, जहां पर वो कुछ अपने फैन से मिलने के लिए गए थे। अब उसके बाद कुछ और फोटोज़ भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी क्वालिटी टाइम रोमन रेंस स्पेंड कर रहे हैं। और रिसेंटली अनफॉर्चुनेट न्यूज़ हमने उनके फादर के बारे में सुनी, लेकिन स्टिल उनके जो वर्क हैं उस चीज़ को तो वो कर रहे हैं। यहाँ पे भाई कोई सा तो एक गेम भी खेल रहे हैं टेबल वाला, शायद टेबल टेनिस खेल रहे हैं या कुछ तो खेल रहे हैं, नहीं शायद वो हॉकी वाला खेल रहे हैं जैसा लग रहा है। तो ये
ये रोमन रेंस के बारे में लेटेस्ट है। अब लेटेस्ट तो हमको रोमन रेंस का वैसे इन रिंग में चाहिए, जो कि शायद हो सकता है अब ज़्यादा दूर ना हो, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट कल के स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं भाई। तो कल का स्मैकडाउन जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन से होने वाला है, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, और इसका जो स्टेज है वो भी कुछ आप हो सकता है डिफरेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो शायद थोड़ा वो टनल वाला जो फील है कल आपको स्मैकडाउन के शो से देख सकता है, वो बिल्कुल जो रेगुलर स्मैकडाउन का स्टेज है वैसा ना हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को जब ज़्यादा लोग ठूसने होते हैं तो वो इस टाइप का जो स्टेज है वो कर देते हैं। तो जैसे स्टेज के बारे में अपडेट है, वैसे इतना तो क्या ही खास फर्क पड़ता है, लेकिन कोई रिटर्न हो रहा है तो डेफिनेटली फिर वो जो कैमरा एंगल है वो ज़रूर मैटर कर जाएंगे। कल के बारे में, कल की स्मैकडाउन के बारे में क्या एक स्पॉइलर है, तो जिला फाटू के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका भी जो है जो आना है ब्लड लाइन में वो हो सकता है। तो जिला फाटू के इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो आई है जहाँ पे उन्होंने अपनी फ़ोटो शेयर करी है, और कैप्शन में लिखा हुआ है इन अ लिटिल ओवर 24 आवर्स वी सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या स्पेकुलेशन है, 24 घंटों के अंदर क्या है, 24 घंटों के अंदर स्मैकडाउन है। और ये मैं ही नहीं बोल रहा भाई, इस पोस्ट के नीचे जितने सारे कमेंट है वो कहते हैं वेट, क्या 24 घंटों के अंदर स्मैकडाउन नहीं है? तो क्या इससे हमको ये स्पॉइलर मिल रहा है कि जिला फाटू का कल डेब्यू होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू में? तो ये तो मैंने आपको बताया, इस ब्लड लाइन सेरेमनी के अंदर बहुत सारे जो एंगल से डब्ल्यूडब्ल्यू डाल सकती है, और इसी से रिलेटेड हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी। और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू खुद से लीक गिव अवे कर रही है कि हाँ भाई कल तो कुछ होने वाला है, कल तो कुछ रिटर्न, कल तो कुछ होने वाला है। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने हाइप वीडियो कल के स्मैकडाउन के शो के लिए डाली हुई है। यहाँ पे उसका कैप्शन है कैन एनीवन स्टॉप सोलो सिकोवास राइज टू पावर। और इस वीडियो के अंदर जो स्टार्टिंग है वो कुछ ऐसे होती है जहाँ पे सोलो सिकोवा पॉल हेमन को बोल रहे हैं कि रोमन रेंस वापस नहीं आएगा, जो कि आपको पता है स्मैकडाउन में एंट्री मारने से पहले सोलो सिकोवा ने कहा था। और पूरे टाइम यहाँ पर ब्लड लाइन के डोमिनेशन को दिखाया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि अब कौन रोकने वाला है सोलो सिकोवा को। तो जो इस हाई वीडियो से अगर हम कंक्लूजन निकालें, फिर इसको कुछ निचोड़ निकालें, तो पूरा ऐसे सेटअप लग रहा है जैसे कि ये कहा जा रहा हो कि स्टार्टिंग में रोमन रेंस की बात हो रही है और कह रहे हैं कि कौन रोकेगा। तो रोमन रेंस का रिटर्न भी यहाँ से टीज हो रहा है, साथ में यहाँ पर अगर क्योंकि रोमन रेंस का रिटर्न बहुत बड़ा है, तो भाई ये इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि स्मैकडाउन के शो में रोमन रेंस आ जाएंगे, लेकिन फिर मेडिसन स्क्वायर गार्डन का शो है तो फिर उम्मीद लगाई भी जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया द रॉक के बारे में, जिमी ऊसो के बारे में, जिला फाटू के बारे में, रोमन रेंस के बारे में, ये सारी वो पॉसिबिलिटी हैं जो कि इस ब्लड लाइन सेरेमनी वाले एंगल में खुलती है पूरी, और हर चीज़ के होने का सेंस है। क्योंकि ये ब्लड लाइन सेरेमनी आज से काफ़ी साल पहले भी हुई थी, लेकिन उसके बाद उसको शायद उन्होंने सैमी ज़ैन के ट्रायल में बदल दिया था, लेकिन अभी दोबारा से हो रही है। तो भाई अब मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, कल सीधे स्मैकडाउन के रिव्यू वीडियो के साथ ही आएंगे और देखते हैं कल ये स्मैकडाउन के अंदर क्या धमाके या पटाखे फूटने वाले हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए, और तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।